जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 54। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 12 एंड किया था कल और उसके क्वेश्चन चल रहे थे, चैप्टर 12 की चल रहे थे ना। उसकी होम असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, उसकी कुछ केस स्टडीज की डिस्कशन रह गई थी अधूरी, मुकम्मल करेंगे आज। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 13 पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है 13, ये स्टार्ट करेंगे आज। तो पहले क्वेश्चन 25 भी छोड़ा था ना कल हमने। चलिए, कह रहे गुल, रजा एंड समी आर पार्टनर्स इन जीआरएस गारमेंट्स। Raza discovered that a supplier MP offered reasonable rates for consumable stores and put forth a resolution that MP should be included in firm's list of suppliers. MP is owned by Gul and managed by his brother, but Gul did not disclose this fact. अच्छा, ये रेजोल्यूशन कि हमें MP से सामान खरीदना चाहिए, ये रजा ने दी और रजा का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुल एक पार्टनर था, उसका भाई के ये शॉप है, यानी गुल जो है वो उसका इंटरेस्ट है इस ट्रांजैक्शन में, वो इंगेज्ड है, ठीक है, ओन कर। When Raza and Sami became aware of the fact, they asked Gul to share with them the profits earned by MP on transaction with GRS. जब पता चला दूसरे लोगों को कि भाई इसका तो हिस्सा था, उन्होंने कहा लाओ भाई इस ट्रांजैक्शन पे जो गुल के बिजनेस के साथ पार्टनरशिप हुई है, इन पे जो दूसरे बिजनेस ने मुनाफा कमाया मुनाफा वापस करे। और गुल ने कहा भाईजान मैंने थोड़ी कहा था इस बिजनेस से सामान खरीदो, वो तो रजा ने कहा था, रजा ने कहा था। क्या गुल लायबल था कोई एक्शन लेने के लिए? कौन सा रेलिवेंट कंसेप्ट अप्लाई होता है यहाँ? ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। ड्यूटी यानी इसका मतलब है चाहे मार्केट रेट पे कोई ट्रांजैक्शन की जाए, एक तो कंसेप्ट ये है ना कि मार्केट रेट से ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन की जाए वो तो सीक्रेट प्रॉफिट में आ जाता है। एक है इवन अगर आपने मार्केट रेट पे भी ट्रांजैक्शन की है तो भी बाकी पार्टनर्स को बताना है। इसमें देखिए ट्रांजैक्शन वगैरह मार्केट रेट पे हुई है, यानी धोखा नहीं उसने इसके साथ किया। जैसा दूसरे लोगों को सामान बेचता था जिस रेट पे, उसी रेट पे पार्टनरशिप को सामान बेचा, लेकिन स्टिल चाहे मार्केट रेट पे ट्रांजैक्शन है बताना चाहिए था, नहीं बताया तो वायलेशन की। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी है? ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। पार्टनर शुड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू फर्म। यहां पे उस ट्रांजैक्शन में उसका इंटरेस्ट था, उसने नहीं छुपाया वायलेशन की, क्या उसे प्रॉफिट रीपे करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। 25 क्लियर? क्वेश्चन 25 क्लियर? शुक्र आवाज आई आपकी। 26 On 1st July 2016, Abid, Rizwan and Salman started a partnership business and contributed rupees 200,000 each. हर एक ने 2 लाख डाला towards the firm's capital. They also agreed to share profits in equal proportion. उन्होंने कहा प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे, ना भी कहते तो इक्वल ही होता, कह दिया तो ज्यादा अच्छा है। Abid, in addition to his capital contribution, paid rupees 100,000 to one of the supplier as security deposit. उसने 1 लाख रुपया इजाफी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे दिया। All the partners are entitled to interest at the rate of 8% on their capital. However, during the year the firm incurred a loss of rupees 80,000. हर एक को एग्री हुआ था 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और फर्म को ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, इस साल तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगले साल ये वाला 8% मिलेगा, इसलिए इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। सही कह रहे? नहीं, अगर लॉस आ जाए ड्यूरिंग द ईयर तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना। तो 2 लाख के ऊपर 8% के लिहाज से किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कौन सी प्रोविजन है? कौन सी प्रोविजन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be given only if agreed and profit earned during the year. हमें चूंकि प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। लेकिन एक ट्विस्ट है अभी कहानी में। वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट क्या है कहानी में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना ना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि लॉस हुआ है, लेकिन केस स्टडी अभी पूरी नहीं हुई। एक अगर उसे मुनाफा होता तो फिर इंटरेस्ट मिलता, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ट्विस्ट नहीं है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट क्या है? 6% कहां से आ गया? सिक्योरिटी डिपॉजिट है ट्विस्ट। और भाईजान सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया एक पार्टनर ने, वो कैसे मिस कर दिया आपने? सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? एक मिनट है, भाई से पूछने थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? मैं कहता हूं उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉस है। लॉस है तो किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना, क्या मेरा कहना ठीक है? नहीं, क्या गलती है इसमें? क्योंकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट है,
वो लोन या एडवांस है पार्टनर का, वो कैपिटल नहीं है। जो 1 लाख दिया है वो लोन या एडवांस है। तो जो लोन या एडवांस पे इंटरेस्ट होता है वो मिलता है, जरूर मिलता है। एग्री किया हो फिर भी मिलता है, एग्री ना किया हो फिर भी 6% से हिसाब से मिलता है। लॉस हो फिर भी मिलता है, प्रॉफिट हो फिर भी मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस हर सूरत में मिलता है। प्रॉफिट हो फिर भी मिलता है, लॉस हो फिर भी मिलता है, एग्री किया हो फिर भी मिलता है, ना एग्री किया हो फिर भी 6% में मिलता है। तो इस पे 6% में इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 लाख पे जो कैलकुलेट, ये लोन कैसे है? मतलब ये लोन तो दिया नहीं है, फर्म को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, तो उसने क्या अपने घर के खर्चे के लिए दिया है? सप्लायर दिया, तो सप्लायर किसका था? फर्म का था। तो किसके लिए दिया होगा? घर टीवी मंगवाया होगा? के घर टीवी थोड़ी मंगवाया होगा, फर्म के लिए दिया होगा ना, है ना? तो ये क्या हुआ फिर? लोन। फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा पे कर देना, इसका मतलब फर्म को पैसे दिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एग्री किया है तो मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट है तो मिलेगा। अगर एग्री नहीं किया तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्री नहीं किया तो नहीं मिलेगा। एग्री किया है लेकिन लॉस है तो भी नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन था, 5 रुपए का क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? ये आगे चलते हैं। 27 सुहेल तलहा उमैर एंड कंपनी ए पार्टनरशिप कंसर्न इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ क्लॉथ। नेचर ऑफ बिजनेस बता दी उसने, क्लॉथ। अच्छा, द फर्म बाउट ए प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम शाइनिंग स्टार लिमिटेड। उन्होंने प्लॉट खरीदा। आफ्टर सम टाइम तलहा एंड उमैर ऑन देयर ओन अकाउंट बाउट 3 more plots of land in the same locality and made good profits on selling them at higher prices. पार्टनरशिप ने क्या प्लॉट खरीदा, बाकी पार्टनर्स ने कहा हम भी प्लॉट खरीदते हैं। असल बिजनेस तो क्लॉथ का था, लेकिन प्लॉट खरीदने से अगर मुनाफे हो रहे हैं तो ये भी साथ साथ चला लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ वाला? सुहेल ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ सच प्रॉफिट सूट तलहा एंड उमैर फॉर हिज शेयर। और सुहेल ने कहा भाईजान अकेले प्लॉट खरीद के बेच के मुनाफा कमाई जा रहे हो, मेरा हिस्सा तो मुझे दो। बाकी 2 पार्टनर ने कहा तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि हमने अपने 2 बंदों ने पैसे डाल के प्लॉट खरीदे हैं, तुम्हारा हिस्सा क्यों दे? तो क्या कहा सुहेल ने? उसने कहा बताता हूं मेरा हिस्सा क्यों दे। मेरा हिस्सा इसलिए दे कि पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि अगर सिमिलर बिजनेस करेगा ना कोई पार्टनर बगैर इजाजत के, सिमिलर बिजनेस करेगा तो उसका प्रॉफिट रिटर्न करेगा। तो बताइए क्या प्रॉफिट रिटर्न करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? सिमिलर बिजनेस नहीं है, सिमिलर बिजनेस पार्टनरशिप में ने भी तो प्लॉट खरीदा है, वो फर्म के लिए वो एक ट्रांजैक्शन है, रूटीन का काम तो नहीं है ना इनका। बिजनेस वो ट्रांजैक्शन है, एक प्लॉट खरीदना, बिजनेस तो नहीं है। बिजनेस क्या है? बिजनेस तो क्लॉथ का है, बिजनेस तो क्लॉथ का है, सेलिंग ऑफ क्लॉथ का है। सेलिंग ऑफ प्लॉट का थोड़ी है बिजनेस। प्लॉट बेचने का तो नहीं है ना, प्लॉट बेचने का तो नहीं है। सिमिलर बिजनेस है कि नहीं? ये डिसिमिलर। क्यों डिसिमिलर कैसे है? क्योंकि फर्म का बिजनेस है क्लॉथ का, प्लॉट का नहीं। फर्म ने एक ट्रांजैक्शन कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि वो, अब फर्म का बिजनेस है क्लॉथ का है। फर्म ने एक टीवी भी खरीद लिया, टीवी भी खरीद सीसीटीवी कैमरा वगैरह के लिए, तो क्या आप बाकी पार्टनर टीवी में सेल परचेज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो सिमिलर बिजनेस नहीं बना। क्यों नहीं बना? प्लॉट का खरीदना सिमिलर बिजनेस नहीं बना। क्यों नहीं? क्योंकि वो पार्टनरशिप प्लॉट खरीदती नहीं है, क्लॉथ खरीदते हैं। तो ये सिमिलर और डिसिमिलर में भी फर्क आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन में भी फर्क था, सिमिलर और डिसिमिलर में भी फर्क आ गया। तो मुझे बताइए कोई भी पार्टनर डिसिमिलर बिजनेस कर सकता है, कर सकता है, और सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता अनलेस एग्रीड अदरवाइज। अनलेस एग्रीड अदरवाइज का मतलब क्या? कि सिमिलर बिजनेस कर सकता है, अगर पार्टनरशिप में लिखा है नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगा, और डिसिमिलर नहीं कर सकता। लेकिन अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है, इसमें नहीं बताया हुआ पार्टनरशिप में क्या लिखा है क्या नहीं, हम क्या जिम करेंगे? पार्टनरशिप साइलेंट है, पार्टनरशिप साइलेंट है। तो पार्टनरशिप साइलेंट है तो सिमिलर बिजनेस नहीं हो सकता, डिसिमिलर हो सकता है। ये बिजनेस सिमिलर था कि डिसिमिलर? तो हो सकता है, हो सकता है। कैसे पता चला डिसिमिलर बिजनेस है? बिजनेस चेंज है इसलिए बता। कौन सा बिजनेस है? हा? कपड़े बेचने का बिजनेस है उनका, वो प्लॉट बेचने का बिजनेस थोड़ा ही है। ठीक है, तो ये हमें नेचर ऑफ बिजनेस से पता चला सिमिलर बिजनेस कौन सा है, डिसिमिलर कौन सा है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये भी पास पेपर का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। आफ्ताब, रिहान एंड बाली वर पार्टनर्स इन ए लॉ फर्म।
द पार्टनरशिप डीड अमंग अदर थिंग्स प्रोवाइडेड दैट द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द फर्म वुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। उनका प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर, ना भी लिखते तो इक्वली शेयर होते हैं, बहरहाल लिख दिया तो अच्छा किया। फर्म कंटिन्यूड इट्स बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स with Aftab receiving 50% share in the net profit and Rehan and Bali is sharing 25% of the net profit. Rehan and Bali never objected to this arrangement. एक एग्री कुछ और हुआ, कर कुछ हो रहे हैं, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है ये। अगर एजेंट ने अपने प्रिंसिपल ने कहा हो 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं करनी तूने, कोई एजेंट 70,000 की ट्रांजैक्शन की, प्रिंसिपल चुप रहा। एजेंट ने अगली ट्रांजैक्शन 80,000 की प्रिंसिपल चुप रहा। अगली ट्रांजैक्शन 90,000 की प्रिंसिपल चुप रहा। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है ना, रेटिफिकेशन इसी चीज का नाम है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इसी चीज का नाम है। तो अब बाद में 5वीं 6वीं ट्रांजैक्शन पे जाके प्रिंसिपल ये कहे एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, लॉ कहेगा पहले सोए हुए थे, तुम्हें पहली दफा ही एतराज कर देना चाहिए था। जैसे आपको याद है मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड वाले केस में, जब हमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड देके चीज बेचता है, तो जब पहली दफा हमें पता चला कि मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड है, हमें उसी वक्त फैसला करना है कॉन्ट्रैक्ट और सेंड करना है कि नहीं। अगर पता चलने के बाद भी चीज इस्तेमाल करते रहे तो इम्प्लॉइड एक्सेप्ट है, फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहता। पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? याद है जनरेटर वाली एग्जांपल, जनरेटर हमें मेड इन जापान कह के तो देसी जनरेटर बेच दिया, और बाद में जब खराब हुआ तो उसने कहा अच्छा चलो आधा आधा कर लेते हैं, जो खर्चा हुआ आधा आधा। याद है हमने कहा ठीक है करो आधा आधा, खर्चा करवाने के बाद फिर जनरेटर खराब हो गया। अब पार्टी रिसेंड कर सकती है कि नहीं? अब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि बहुत बेनिफिट्स लेते रहे हैं, नहीं उसी वक्त फैसला करना था। ये रेटिफिकेशन का कंसेप्ट है, क्लियर हुआ? ये रेटिफिकेशन का कंसेप्ट। ये भाईजान जो सोए हुए हैं ना, इनको सोया रहने दें, मुंह पर करके सोया हुआ हाइब्रिड वाले। 29 भाई ये क्लियर हो गया? अंडर द डिस्कस वेदर आफ्ताब वुड सक्सीड इन डिफेंडिंग द सूट फाइल्ड। अच्छा फिर क्या हुआ? लेटर ऑन पार्टनर्स डेवलप्ड सम डिफरेंसेस एंड रिहान एंड बाली फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट आफ्ताब फॉर द रिकवरी ऑफ देयर शेयर। उसने कहा बराबर एग्री हुआ था, तुम्हारा 33.3% था, तुम 50% लेते रहे हो, जो एक्स्ट्रा लेते रहे वापस करो। अब हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, क्लियर? 28 नेक्स्ट 29 मकबूल, रूफी एंड शाम। अच्छा ये सारे ही पास पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मकबूल, रूफी एंड शाम आर द पार्टनर्स इन ज़ीशान बिल्डर्स, ए फर्म एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में वो इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे हैं। रूफी इंटेंड्स टू एक्वायर ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द फर्म विद हिज ओन मनी। रूफी ने कहा मैं अपने पैसों से फर्म के लिए प्लॉट खरीदना चाहता हूं। यहां तक क्वेश्चन रुक जाए, अगर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं भाई? कैसे फर्म के पैसे? देखिए फर्म के पैसों से, इसका मतलब है बड़ा अहम कंसेप्ट आया समझ में कि अगर अमाल का दारोमदार नियत में बेहतरीन मिसाल दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमने अगर फर्म के पैसों से एसेट खरीदा लेकिन नीयत ये थी कि पर्सनली लेना है, तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? नहीं है। लेकिन कैसे पता चलेगा इसकी नीयत क्या थी? एंट्री की है कि नहीं? उसी तरह उसने अपने पैसों से चीज खरीदी लेकिन नीयत यह है कि फर्म के लिए खरीद रहे हैं, ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। However, he is not certain। शाबाश, मुझे मिसाल पसंद आई भाई की, अमाल का दारोमदार नियत है नाम। हाँ तो ठीक है, तो ये देखें। अच्छा आगे, however he is not certain whether plant would be considered as partnership property. Under the provisions of Partnership Act, advise Rufi as what is considered to be included in the partnership property and how it is to be applied। वो कहता है बता। अच्छा एंड पे पूछा ये है, उसने ये नहीं कहा कि मुझे इसके बारे में बताओ ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं। क्वेश्चन एंड में जनरल पूछ गया कि मुझे बताओ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है और ये कैसे अप्लाई होती है, कैसे इस्तेमाल होती है। एंड में क्वेश्चन जनरल पूछ गया, कोई बात नहीं, अगर पूछता कि बताओ ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं, हम ये भी बता देते क्योंकि फर्म के लिए खरीदी है तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। लेकिन ये नहीं पूछा से पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, हमने कहा मसला ही नहीं, टेंशन नॉट, अभी भाई बताते हैं। मतलब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कल पढ़ी थी कि परसों? डेफिनेशन शाबाश, ये रिवाइज करने वाली है। मेरा तो ख्याल है याद भी करने वाली है, रिवाइज करने बैठेंगे तो पता चलेगा याद भी नहीं की हुई। ये हाल चले भाईजान,
डेफिनेशन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की, ऑल प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म, ऑल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली सो ब्रॉट, और फिर उसके बाद में भी तो फ्रेश कैपिटल आता है, वो भी तो पॉइंट बताएं। ऑल प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय द फर्म और फॉर द फर्म, और ऑल इंटरेस्ट एंड राइट्स ब्रॉट इन द फर्म, और पांचवा पॉइंट भी था गुडविल, शाबाश। ये हमने डेफिनेशन को बता दी। फिर कह रहे हैं हाउ इज इट टू बी अप्लाइड, हाउ इज टू बी अप्लाइड का मतलब क्या है, ये इस्तेमाल कैसे होगी। जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होती है ना, ये एक्सक्लूसिव यूज ऑफ फर्म पर्पस होती है, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। और जब इसको डिस्पोज किया जाएगा तो इसका प्रॉफिट भी सारे पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का रूल यह है कि फर्म के इस्तेमाल के लिए होगी और प्रॉफिट सबको मिलेगा डिस्पोज करने पे जो अगर होता है। पर्सनल प्रॉपर्टी का रूल क्या है कि पर्सनल यूज के लिए होगी, फर्म के लिए नहीं, और जो इसको डिस्पोज किया तो इसका प्रॉफिट भी उसी पार्टनर को मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी है, बाकियों को नहीं। 29 क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 स्टेट वेदर इन फॉलोइंग केसेस प्रॉपर्टी इज फर्म प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। बताना है, इसमें पहचानना है प्रॉपर्टी फर्म वाली फर्म की है कि इंडिविजुअल। अरसलान ए पार्टनर इन ए फर्म बाय शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन हिज ओन नेम। अच्छा, अपने नाम से शेयर तो कंफर्म हो गया पर्सनल प्रॉपर्टी, नहीं लीगल ओनरशिप से पता नहीं चलता। हाँ शाबाश। एक केस स्टडी थी ना, उसमें कहा था बाऊ अजदाद की प्रॉपर्टी है, उस पे पार्टनरशिप को कह दिया हमने बिजनेस कर लो। तो लीगल चाहे ओनरशिप किसी और की हो, फर्म की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर्स। उसने शेयर्स खरीदे अपने नाम से दूसरे पार्टनर की अथॉरिटी के पर, बट विद द मनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ द फर्म, फर्म के पैसों से। तो रूल क्या है, फर्म के पैसों से जो चीज खरीदी फर्म की है, फर्म के पैसे चीज खरीदी फर्म की प्रॉपर्टी। अदर पार्टनर्स क्लेम दैट दिस इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, डिसाइड क्या ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है? यस, ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। कैसे पता चला पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? फर्म के पैसों से। अच्छा, इसमें क्या होता तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बन जाते। अगर वो पैसे निकालते हुए अपना अकाउंट डेबिट कर लेता, रिसीवेबल खड़ा कर लेता फर्म की बुक्स में कि ये उधार दिया जा रहा है, अपने अकाउंट को डेबिट कर लेता ना, डेबिट कर लेता, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी इंटेंशन यही है कि उसने एंट्री डाल दी ना बुक में, तो इसका मतलब है वो यही चाह रहा है कि ये मेरा पर्सनल एसेट बने। नेक्स्ट बी, आजम, बाबर, करीम आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, दे बाय प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन विद मनी ऑफ द पार्टनरशिप। फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसके पैसों से खरीदी चीज तो उसकी है, जैसे पार्टनरशिप के पैसों से खरीदी तो चीज पार्टनरशिप की बनेगी। See, Numan and Usman are partners. Numan buys shares from stock exchange in his own name with the monies and on account of the firm. With the monies and on account of firm, the value of shares subsequently increased by consideration amount. Numan claimed that share are his personal property. क्या शेयर पर्सनल प्रॉपर्टी है? कैसे पता चला पर्सनल नहीं? With the monies and on account of firm. फर्म के बिहाफ में खरीदा, फर्म के पैसों से खरीदा, फर्म की प्रॉपर्टी। डी, सादिया एंड राबिया आर पार्टनर्स. सादिया buys land with partnership money for her sole benefit. Buy land with partnership money. Thereafter, Sadia debits herself in the firm books and becomes a debtor to the firm for the amount of the purchase money. अपना अकाउंट डेबिट कर दिया, इसका मतलब उसकी इंटेंशन सामने आ गई। The value of land increases subsequently by a considerable amount. Rabia claims that the said land is property of the firm. क्लेम गलत है, ये प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। 30 में कोई प्रॉब्लम? 31, काशिफ, इरफान एंड शुजात आर पार्टनर्स इन ए फर्म. इरफान बाउट ए शॉप इन हिज ओन नेम. अपने नाम से उसने एक दुकान खरीदी. क्या कंफर्म हो गया पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? अपने नाम से खरीद रहा है तो पर्सनल नहीं हुई? नहीं. He issued a check from the partnership account and debited his account with the purchase price. पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट से उसने चेक पेमेंट पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट से करवाई, लेकिन अपना अकाउंट डेबिट कर दिया. बस. He rented out the shop and credited the receipts of rent in his capital account. उसने, अच्छा साइंसदान देखें, फर्म के पैसों से ही उसने शॉप खरीदी और फिर उसके बाद फर्म को ही रेंट पे दे दी.
फर्म को ही रेंट पे दे दी। क्रेडिट, और जो पैसे आ रहे थे वो अपने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। Kashif has objected to this practice and asked Irfan to register the shop in firm's name, contending that the shop is partnership property. Irfan disagreed. Kashif ने कहा ये तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। इरफान ने कहा कोई पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं। Explain what constitutes partnership property under the Partnership Act 1932 definition. देखिए, and whether the shop is partnership property or not. Decide करे shop partnership property है कि नहीं। कैसे पता चला नहीं है? उसने पेमेंट करते हुए, पैसे निकलवाते हुए अपना अकाउंट डेबिट कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट 32 में क्या कह रहा है? बदर एंड यासीन क्या किया इन्होंने? बदर एंड यासीन established a distribution agency for supplying low cost medicine to hospitals. Yasin, by way of work agreement, allowed the agency to use his ancestral land for the business of the agency. यासीन ने ज़बानी कलामी कहा कि आप मेरे बाओ-अजदाद की जो प्रॉपर्टी है उसको एजेंसी के बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ज़बानी कलामी तो एग्रीमेंट होता ही नहीं, कोई होता है नहीं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो हमेशा रिटर्न होना चाहिए। ज़बानी कलामी वर्बल भी हो सकता है, बिल्कुल। तो ये वर्बल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा मेरे बाओ-अजदाद की जमीन जो है वो आप यूज कर लें। बदर परचेज ए डिलीवरी वैन इन हिज ओन नेम विद पार्टनरशिप मनी। बदर ने डिलीवरी वैन खरीदी विद पार्टनरशिप मनी। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप के पैसों से जो चीज, अगर यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाए तो ये क्या है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के पैसों से खरीदी गई है। बदर वांट्स टू रीपे द अमाउंट टू द पार्टनरशिप एंड देयरफॉर ए रिसीवेबल हैज बीन रिकॉर्डेड इन द पार्टनरशिप बुक्स। बदर वांट्स टू रीपे द अमाउंट, बदर अमाउंट्स को वापस करना चाहता है, इसीलिए रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया। बदर का रिसीवेबल रिकॉर्ड कर देना, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? यस, इससे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? अब जब तक क्वेश्चन में उसने इतना लिखा था ना, बदर ने पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप के पैसों से एसेट खरीदा, तब तक ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी थी। लेकिन जब बदर ने अपना अकाउंट डेबिट कर दिया, ये पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई। क्योंकि अब बुक्स में उसने अपने आप का रिसीवेबल करवा लिया कि जैसे ये मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, जैसे मैं ड्राइंग्स करके ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, या मैं फर्म से लोन ले रहा हूं जो मैंने बाद में वापस करना है। तो बदर वांट्स टू रीपे द अमाउंट, ठीक। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930 डिस्क्राइब वेदर द अबव एसेट्स वुड बी कंसीडर्ड टू बी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। बताइए ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होंगे कि नहीं? जो एक है डिलीवरी वैन, एक है लैंड, दो एसेट है। डिलीवरी वैन का डिसाइड कर ले पहले। डिलीवरी वैन बताइए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? पर्सनल प्रॉपर्टी। कैसे पता चला पर्सनल प्रॉपर्टी है? कैसे पता चला? उसने अपने अकाउंट को डेबिट किया, यहां से पता चला। और लैंड बताइए, उसने अपने बाओ-अजदाद की लैंड थी, कहा कि पार्टनरशिप के बिजनेस में इस्तेमाल कर लें। अब जिस तरह ड्राइंग का रूल है ना, उसी तरह फ्रेश कैपिटल का भी रूल है। अगर ड्राइंग करते हुए अपना अकाउंट डेबिट कर लिया तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि मैं अपने पैसे लेके जा रहा हूं, अब ये मेरी ट्रांजैक्शन, मेरे पैसे, मैं जो मर्जी करूं। उसी तरह अगर लैंड बिजनेस को देते हुए अपना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लिया, अगर अपना अकाउंट क्रेडिट कर लिया, यानी अगर यासीन ने लैंड बिजनेस को देते हुए कैंट्री कर ली, लैंड डेबिट, यासीन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? फर्म की। अब ये पार्टनर प्रॉपर्टी किसकी है? फर्म की। लेकिन अगर उसने अपना अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, डेबिट क्रेडिट पता ना, जब ड्राइंग्स कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और जब फ्रेश कैपिटल ला रहे हो तो क्रेडिट। तो ये डिपेंड करता है, जब पैसे निकलवा रहे थे तो हम फैसला करते थे कि उसने अकाउंट डेबिट किया कि नहीं। अगर डेबिट किया है तो पर्सनल है, और अगर डेबिट नहीं किया तो उसी तरह जब कोई एसेट फर्म को दे रहे हो, कैसे पता चलेगा ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि भी पर्सनल लिया? देखा जाएगा उसने अपने अकाउंट में एंट्री किया, क्रेडिट किया कि नहीं। अगर पार्टनर ने अकाउंट को क्रेडिट किया है तो इसका मतलब है वो ये इसको इंजेक्शन इनटू फर्म कैपिटल समझ रहा है, उस सूरत में फर्म की प्रॉपर्टी है। और अगर अपने अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, पर्सनल। क्लियर? वर्बली उसने इस्तेमाल करने को बताया, वर्बली उसने ये नहीं कहा कि मेरे अकाउंट को क्रेडिट करना कि नहीं करना।
दोनों लिखेंगे, दोनों ऑप्शन लिखेंगे। अगर उसने एसेट्स को बिजनेस में इन करते हुए अपने अकाउंट को क्रेडिट किया है तो ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, और अगर अपने अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी ही रहेगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज करके आए हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। पहला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत वाली स्टेटमेंट आपने सेलेक्ट करनी है, यानी इसका मतलब है इसमें से कुछ स्टेटमेंट ठीक है, एक गलत है, गलत वाली सेलेक्ट करनी है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में एग्री नहीं की गई, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो ए पार्टी इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रिम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। तो इसका मतलब ये सेलेक्ट नहीं करनी। द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। करेक्ट। अगर कुछ भी एग्री नहीं हुआ तो इक्वल। द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय देम। ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलता है 6% पे अगर कुछ भी एग्री ना किया हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता जब तक एग्री ना करे। फिर डी, ए पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट। ये भी सही है। पार्टनर की वजह से अगर फर्म को कोई नुकसान पहुंचा है तो पार्टनर उसको इंडेमनिफाई करवाएगा। 1 क्लियर? 2, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। इस लाइन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, कि अगर पार्टनर्स का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो अप्लाई होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज एग्री नहीं हुई तो फिर अगली लाइन पढ़े। ए चेंज में बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। बिजनेस के नेचर में चेंज किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ एक्टिव पार्टनर्स मैनेजिंग द बिजनेस, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, with the consent of all the partners, yes, with the consent of all the partners and registrar of firm। registrar of firm के consent लाजमी नहीं है, सारे पार्टनर्स की अगर कंसेंट हो तो नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, तो इसमें सेकंड में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। नेक्स्ट थर्ड, Mr. A partner in the firm, buys shares of a company in his own name without the authority of other partners but with the money and on account of the firm। फर्म के पैसों से शेयर खरीदे, अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिए। स्टेट लीगल पोजीशन, शेयर आर प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ए। क्यों नहीं? उसके अपने नाम पे हैं। लीगल से फर्क नहीं पड़ता, देखना है पैसे किसके हैं, जिसके पैसे उसका एसेट। तो ये ए की प्रॉपर्टी नहीं। शेयर आर द प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव पार्टनर्स ऑफ द फर्म। No, shares are property of the legal representative of Mr. A। Shares are the property of the partnership firm। D correct है। Shares firm की property। 4, the property of the firm must be used। किस लिए यूज होनी चाहिए फर्म की प्रॉपर्टी? For the exclusive benefit of active partner, for personal benefit of all the partners, for the purpose of business of the firm। बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए। अगर कुछ भी एग्री नहीं हुआ तो फिर हर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए फॉर पर्पस कौन सा? एक्सक्लूसिव यूज ऑफ बिजनेस। एक्सक्लूसिव का मतलब होली, सारे का सारा यूज सिर्फ बिजनेस का होगा। 5, द पार्टनर गिविंग एडवांस टू फर्म इज इंटाइटल्ड नाउ टू क्लेम एनी सच इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। क्लेम कर सकता है। टू क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% और एज एग्रीड अपॉन। यस। टू क्लेम इंटरेस्ट एट 12%। टू क्लेम इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाय थर्ड पार्टी, वो क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट एज एग्रीड बिटवीन पार्टनर्स, और अगर पार्टनर्स एग्री नहीं किया तो 6% के हिसाब से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी ऑप्शन। 6, in the absence of any such agreement express are implied, the property of the firm is deemed to include all property, rights and interests which have been brought into the common stock for the purpose of partnership by individual partners, whether at the commencement of business or subsequently added to it। क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में ये सारी प्रॉपर्टी शामिल है? जो कि ओरिजिनली कॉमन स्टॉक क्या होता है? शेयर कैपिटल, शेयर्स कैपिटल कंपनी का। बी, तो पहली लाइन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में शामिल होती है। बी, those acquired in the course of business with the money belonging to the firm। फर्म के पैसे, एक तो ये तो स्टार्ट में एक्वायर कर लिए ना,
ये बाद में एक्वायर किया फर्म के पैसों से जब रेवेन्यू आया, ये भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। गुडविल ऑफ द बिजनेस, ये भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। करेक्ट ऑप्शन है हमारी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? ये तो सारी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएंगे ना। 7 Who has a right to take part in conduct and management of the business? Every partner? राइट हर पार्टनर का है, लेकिन कुछ पार्टनर चाहे तो ये ऑप्ट कर सकते हैं कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, स्लीपिंग या साइलेंट पार्टनर बन सकते हैं। सब पार्टनर, ये पता नहीं क्या होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का कंसेप्ट पता है आपको? पार्टनर बाय स्टॉपल, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। क्या मतलब, कब बनता है ऑस्टेंसिबल पार्टनर? जब किसी को रिप्रेजेंट किया जाए कि वो पार्टनर, तो उसका राइट है मैनेजमेंट में आ जाए। सब्स्टिट्यूटेड पार्टनर, ये सब पार्टनर और सब्स्टिट्यूटेड पार्टनर पता नहीं क्या होते हैं, लेकिन हमें इससे गर्ज भी कोई नहीं है। उसने सिर्फ अपनी ऑप्शन 4 पूरी करने के लिए अल्फाज लिखे हैं। तो इसमें असल में एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक पार्ट, एवरी पार्टनर की टर्म ठीक है। 7 का ए पार्ट करेक्ट। 8वां, एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और डोरमेंट हैज ए राइट ऑफ फ्री एक्सेस टू ऑल अकाउंट्स ऑफ द फर्म ओनली, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। दोनों का राइट है हर पार्टनर, चाहे वो एक्टिव हो चाहे डोरमेंट, बिल्कुल दोनों। बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ, बोथ ऑफ द। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? सी। 9, a partner can claim interest on capital if there is loss, if there is profit, or if there is profit and there is agreement to pay it। तो बी भी ठीक है, लेकिन बी पार्शल है, सी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सी करेक्ट ऑप्शन। 10, which of the following is not a right of partner? इसका मतलब है 3 पार्टनर होंगे, 3 राइट होंगे, 1 राइट नहीं होगा। एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप एंड नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम इट, राइट है? बिल्कुल। ए पार्टनर हैज पावर टू एक्ट इन द इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस, राइट। एवरी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट्स इक्वली। D, every partner is entitled to introduction of new partner into the firm without consent of other partners। Without consent of other partners उसका right नहीं है, with consent of other partners उसका right है। चलिए, ये हमारे MCQs और क्वेश्चंस चैप्टर 11 के दोनों 12 के दोनों डिस्कस हो गए। क्लियर? चैप्टर 12 क्लोज करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पास कीजिएगा जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 13 होम असाइनमेंट डिस्कस कर ली हमने। टॉपिक है अथॉरिटी और पावर ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के पास कितनी अथॉरिटी है। देखिए, चैप्टर जो 11 था हमारा वो बेसिक कंसेप्ट थे पार्टनरशिप के। जो चैप्टर 12 डील करता है पार्टनरशिप के इंटरनल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप से, और चैप्टर 13 डील करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन से। तो अब हम कंसेप्ट जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं इसमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शंस आएंगे, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट हमें बताता है अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, कि एक पार्टनर के पास क्या अथॉरिटी है। क्या एक पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है फर्म के बिहाफ पे? क्या एक पार्टनर, फिर बताइए, थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है फर्म के बिहाफ पे? बिल्कुल कर सकता है। जिस तरह एक एजेंट कर सकता था, एक एजेंट भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता था, उसी तरह एक पार्टनर भी फर्म के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। वो अपने एक्ट से दूसरों को बाइंड कर सकते हैं और दूसरों के एक्ट से खुद भी बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो कंसेप्ट हमने एजेंसी के टॉपिक में पढ़ा था कि एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल बाइंड हो सकता है, उसी तरह पार्टनर के एक्ट से फर्म बाइंड हो सकती है। लेकिन शर्त क्या है, आपको याद है? वहां पे भी एक कंडीशन थी, एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है, एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल लायबल है। शर्त क्या है? एजेंट अपनी अथॉरिटी में एक्ट करे। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं है, फिर एजेंट लायबल है। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे, अगर एक पार्टनर एक्ट करता है,
क्या वो बाकी पार्टनर्स पे फर्म पे लायबल है? फर्म लायबल है उस एक्ट के लिए? बिल्कुल लायबल है, बिल्कुल लायबल। शर्त क्या है? पार्टनर ने एक्ट किया हो विद इन अथॉरिटी। अगर पार्टनर्स अथॉरिटी से एक्सीड करेगा तो फिर फर्म लायबल नहीं होगी। पार्टनर। अच्छा, अब यहां पे फर्क है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और पार्टनरशिप एक्ट में। ये जो एजेंसी वाला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस हुआ था। कंसेप्ट सेम है दोनों में। एजेंसी में भी पढ़ा था, अगर एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल पे बाइंडिंग है, प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो फिर एजेंट खुद लायबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं। सिमिलर कंसेप्ट पार्टनरशिप में, पार्टनर की एक्ट फर्म के ऊपर बाइंडिंग है, पार्टनर की एक्ट से दूसरे पार्टनर फर्म लायबल है, लेकिन अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो फिर फर्म लायबल नहीं है। अच्छा, एजेंसी वाले टॉपिक में उसने ये कंसेप्ट तो बताया था, लेकिन हमें लिस्ट नहीं दी थी कि एजेंट की अथॉरिटी में ये चीजें शामिल है और ये नहीं है। लिस्ट नहीं दी थी, लिस्ट। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में इस लिहाज से गुड थिंग है, पार्टनरशिप एक्ट ने लिस्ट दे दी हुई है कि कौन कौन सी चीजें। पार्टनरशिप एक्ट में अच्छा काम क्या किया है? लिस्ट दे दी है। किस चीज की लिस्ट दी है? कि कौन कौन सी चीजें पार्टनर की अथॉरिटी में शामिल हैं और कौन सी चीजें पार्टनर की अथॉरिटी में शामिल नहीं है। वो कहते हैं ये वाली जो एग्जांपल्स है ना, ये जिसको हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहते हैं, ये वो पावर्स हैं, ये वो काम है, ये वो अथॉरिटी है जो हर पार्टनर के पास मौजूद है। ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है? कि वो काम, वो टास्क जो कि पार्टनर्स की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट, ये दो लिस्ट में फर्क सामने आ गया मेरे। फर्क क्या सामने आया? अगर कोई भी पार्टनर इनमें से कोई काम करता है तो वो फर्म के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन अगर कोई पार्टनर इनमें से काम करता है फर्म के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, पार्टनर खुद लायबल है। कंसेप्ट समझ आया? हाँ, इसमें एक चीज है। क्या क्या कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाए कि ये 3 काम भी पार्टनर नहीं कर सकता, तो फिर ये भी नहीं कर सकता। यानी एक्चुअल अथॉरिटी से ये चीजें निकल जाएंगी। और अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाए कि ये 3 काम कर सकता है पार्टनर, तो फिर ये यानी इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ने 2 तरह की लिस्ट दी है, एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एक रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है? वो काम जो पार्टनर कर सकता है और फर्म पे बाइंडिंग होगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है? वो काम जो पार्टनर नहीं कर सकता, अगर करता है फर्म पे बाइंडिंग नहीं होगी, पार्टनर अकेला खुद भुगतेगा, खुद लायबल है। 2 तरह की लिस्ट दी है, लेकिन इन लिस्ट में रोटेशन हो सकती है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो इस लिस्ट में रोटेशन हो सकती है। यानी उस सूरत में क्या जो रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाली आइटम्स हैं, ये पार्टनर्स की एक्चुअल अथॉरिटी में आ सकती हैं? कभी आ सकते हैं। कब? जब एग्री हो जाए पार्टनरशिप। जी, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेसिकली। अच्छा, अब आपने आज सबसे अहम काम क्या करना है? आज आपने इस लिस्ट को पढ़ना और याद करना है, पढ़ना और याद करना है। इसको डिस्कस भी हम करेंगे, केस स्टडी के साथ करेंगे, लेकिन वो कल के लेक्चर में। आप लिस्ट कौन सी है? 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। ये कौन सी लिस्ट है? एक वो लिस्ट है जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाली है, और एक वो जो रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। खबरदार खबरदार खबरदार, अगर किसी स्टूडेंट ने एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाली लिस्ट को रिस्ट्रिक्शन में डाला या रिस्ट्रिक्शन वाली लिस्ट को एम्प्लॉयड अथॉरिटी में, सारा क्वेश्चन गलत हो जाना है। आपने ज़हन में रखना है कि कौन सी, देखिए समझाऊंगा मैं जरूर, लेकिन टाइम कम है, एक एक एग्जांपल कल समझाऊंगा, लेकिन याद करने के लिए समझना तो जरूरी नहीं है ना। ठीक है, रटा लगा लें, आज रटा लगा लें, कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 2 लिस्ट जो एजेंट वाले टॉपिक में नहीं थी, वो लिस्ट कौन सी है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी और रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है? वो अथॉरिटी जो हर पार्टनर के पास मौजूद है, वो एक्ट से, अपने उन एक्ट से फर्म को बाइंड कर सकते। और रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है? जो एग्री हो जाए तो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ये फर्क दोनों में ध्यान में रखिएगा, लिस्ट लेता था याद कर। और केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्लस माइनस, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में प्लस माइनस पॉसिबल है।
प्लस माइनस पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? हाँ, एक्सप्रेस अथॉरिटी। आप एग्रीमेंट के जरिए क्लियरली रिस्ट्रिक्शन वाली चीज को ऐड भी कर सकते हैं अथॉरिटी में, और जो ऑलरेडी लिखी हुई है उसको निकाल भी सकते हैं। क्लियर? असाइनमेंट रह गई। अच्छा, एंड में याद आई, आपको पहले याद नहीं है। चलिए असाइनमेंट अपने सामने रखे फिर। अच्छा है या नहीं? अच्छा है या नहीं? आज फिर असाइनमेंट रहने दें, लेकिन आज आपने एक काम करना है। एक काम करें, असाइनमेंट रिटर्न नहीं करनी। पेज 182 और 183 पे दो बॉक्सेस बने हैं। एक है 182 पे केस स्टडी टिप्स अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर, इसको टिक करें। ये आपने घर जाके 3-4 दफा पढ़ना है। केस स्टडी में कंसेप्ट यूज होना है। और नेक्स्ट 183 है, इसके ऊपर है लीगल पोजीशन इफ ए पार्टनर एक्सीड्स हिज अथॉरिटी। अब ये एजेंट वाली ही तकरीबन डुप्लीकेट हो रही है, लेकिन आपने इसको भी पढ़ लेना ताकि केस स्टडी में प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों जो बॉक्सेस के अंदर इंफॉर्मेशन है, अगर आप समझ लेते हैं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह समझ लेंगे, क्योंकि एजेंट वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, वरना ना समझ पाते। तो इसका मतलब ये होगा कि आप केस स्टडीज अटेंड कर सकते हैं। तो केस स्टडीज दे ना दूं आपको, क्योंकि मुझे पूरा यकीन आप समझ लेंगे। नहीं? अच्छा चले, ज्यादा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन 11 कर लें। क्वेश्चन 11 है सिर्फ आपकी होम असाइनमेंट, सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11। और 3 सुन ले, अब कल पढ़ाऊंगा, एक लफ्ज पढ़ाऊंगा कल, लेकिन आज के लिए आपके 3 काम है। पहला काम इसको याद करना है, दूसरा काम 2 बॉक्सेस को पढ़ना और समझना है, तीसरा काम क्वेश्चन नंबर 11 को लिखना है। 11 को ये तीनों काम करने हैं आपने। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।